So, hello everyone. Today we are going to start part 2 of chapter number 1, Distribution of Natural Resources and its Implication. Natural resources are not evenly distributed across our planet or even within countries. जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो हमारी प्लैनेट में है ना, मतलब जो हमारी यहाँ की जो कंट्रीज है इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन shapes human settlements, trade patterns, international relations, and conflicts too. Many wars have been fought and continue to be fought to gain control over natural resources. इसी कारण लोग कहाँ बसेंगे, व्यापार कैसे होगा, देशों के रिश्ते कैसे होंगे और कई बार क्या होता है, वॉर भी हो जाता है ना, युद्ध भी हो जाता है. बहुत से युद्ध सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए हुए हैं और आज भी हो रहे हैं. लेट्स एक्सप्लोर. ऑब्जर्व द मैप इन फिगर 1.11. Notice the uneven distribution of important minerals. What type of resources are available in your region? How are they distributed? है ना, आप क्या करिए, जो मैप है उसको देखिए. ठीक है, वहां पे देखो आप कि जो मिनरल्स है ना, उनका भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करा है ना, और आपके रीजन में है ना, आपके इलाके में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है ये आपको बताना है, और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये आपको भी इसमें बताना है. Industries located near natural resources create employment opportunities for the local people, है ना. और जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज है तो वो एम्प्लॉयमेंट देती है किसको, वहाँ के जो आसपास के लोकल पीपल होते हैं उनको. टाउनशिप ग्रोज अराउंड देम एंड एक्सपेंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स टू, है ना. वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लोग बसने लगते हैं और कमाई के कई मौके उनको मिलते हैं. ठीक है. मोर मॉडर्न फैसिलिटीज दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम एसेसिबल. वहाँ उन्हें अच्छी सुविधाएं भी मिलती हैं ताकि उससे क्या हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंक्रीज हो, है ना. However, these benefits are often accompanied by cost in the short term as well as in the long term. लेकिन ये फायदे कुछ नुकसान के साथ भी आते हैं जो कभी कभी जल्दी और कभी कभी बहुत टाइम के बाद दिखते हैं. We have example from across the world of the people living in resource rich areas who have been displaced from their homes to facilitate such developments. दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना. उसमें क्या होता है, उसमें कोई कोई लोगों को अच्छे रिसोर्सेज वाले जगह में रहने को बोलते हैं, रहते हैं वो लोग, है ना. और बट क्या होता है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसके लिए उनको उनके घर से हटाया जाता है ना. विकास कार्यों के लिए उनको अपने घरों से हटाया जाता है. इन सम केसेस देयर sacred places are under threat leading to conflict. कुछ जगहों पर लोगों की जो पवित्र स्थान होते हैं ना, वो भी खतरे में होते हैं, जिससे क्या होता है, झगड़ा हो जाता है ना. National and international trade depend on the geographical location of natural resources, है ना. ये जो नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड है वो किस पे डिपेंड करता है कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी लोकेशन पे हैं. Combined with human knowledge and skill, these can create unique product like the wood steel. जब इंसान का ज्ञान और हुनर इसमें जुड़ता है तो वुड स्टील जैसे खास चीजें बनती है. वुड स्टील क्या है, एक टाइप ऑफ स्टील है जो पहले यूज करा जाता था एंशियंट इंडिया में. एज वी नो, ट्रेड फ्यूल द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज एम्पायर्स इन इंडिया. जैसे हम जानते हैं, ट्रेड ट्रेड से इंडिया में बड़े बड़े एम्पायर्स बने. लेट्स एक्सप्लोर. Select any two natural resources, gather information about their availability across different parts of India.
क्या करो आप 2 नेचुरल रिसोर्सेज़ सिलेक्ट करो और पता लगाओ कि ये इंडिया के किन-किन हिस्सों में पाए जाते हैं। मार्क देम ऑन अ मैप, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप क्या करो, इसको एक मैप में मार्क करो और देखो कि ये जो है ना, देखो कि ये जो रिसोर्सेज है वो कहाँ-कहाँ फैले हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कनेक्टेड विद देम, और उनसे जुड़ी कौन-कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनका भी आप पता करो। सेकंड, डिस्कस द implications of extracting the natural resources in those part for current and future generations। ठीक है, सोचो कि अगर हम ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, इनको निकालते हैं तो इनका असर प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन में क्या होगा, है ना, इसका इफेक्ट। सजेस्ट वेज इन विच वी कैन यूज नेचर्स गिफ्ट इन अ रिस्पॉन्सिबल वे, है ना, और क्या करना है इसमें, हमें ये बताना है कि हम ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको सही तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। नेचर डज नॉट पे अटेंशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज, दिस लीड्स टू टेंशन रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस स्टेट एज वेल एज कंट्रीज। देखो, जो नेचर होता है वो किसी की पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं देखता, इसीलिए जब दो या दो से ज़्यादा जगहों को एक ही नदी या एक ही नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो उनके बीच में क्या लग जाता है, झगड़ा हो सकता है। वन एग्जाम्पल इज द शेयरिंग ऑफ कावेरी रिवर वाटर अमंग कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पौंडीचेरी। Negotiation and deft management were required to maintain peace and face fair sharing, है ना। जैसे कावेरी नदी का पानी कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी को चाहिए, इसके लिए आपस में बात करके समझदारी से फैसला लेना पड़ता है। Of course, reaching such agreements between neighboring countries is not easy, but लेकिन देशों के बीच ऐसा समझौता करना और भी मुश्किल होता है। Let's explore. Find out about such a conflict in the international context. Discuss your findings in class. आपको ऐसे कन्फ्लिक्ट के बारे में पता लगाना है, ऐसे झगड़े के बारे में, है ना, जो जो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ हो, है ना, जैसे मान लो कोई दो कंट्रीज के बीच में हुआ हो, किसके चक्कर में, नेचुरल रिसोर्सेस के चक्कर में, और ये अगर आपको पता चल जाए तो अपनी क्लास में आप इसको डिस्कस करिए। द नेचुरल रिसोर्सेस कर्स, having abundant natural resources does not guarantee economic prosperity। अगर किसी देश के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हो तो जरूरी नहीं है कि वो देश अमीर बन जाए। Some regions rich in natural resources can experience lower economic growth and development, a phenomenon economists call the natural resources curse or the paradox of plenty। तो ऐसे जो रीजन्स होते हैं जिनके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, उनका जो ग्रोथ होता है ना, वो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, कम हो जाती है ना। ऐसे देशों का विकास धीमा हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, इस कुछ इकोनॉमिस्ट इसको इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कर्स और द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। Put very simply, this means that often have plenty of natural resources does not automatically mean that a country is rich। सीधी बात ये है कि सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज होने से देश अमीर नहीं बनता। Frequently economies are unable to develop industries that convert the resources into product of higher value। जब तक हम इनका सही इस्तेमाल नहीं करते और उन्हें काम की चीजों में नहीं बदलते, तब तक कोई फायदा नहीं है। द चैप्टर
factors of production in the later part of this book will give you an understanding of this, है ना। एक चैप्टर है इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसमें इसी बुक में आएगा, वो आपको उसके बारे में आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये चैप्टर बनाया है और कैसे हम इसका यूज करते हैं। India has generally avoided this curse by investing in the development of such industries to meet out growing needs, है ना। जो इंडिया है उन्होंने इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ऐसी इंडस्ट्रीज बनाई हैं जो हमारी ज़रूरतें पूरी करती हैं। लेट्स एक्सप्लोर। What do you think are the different inputs required to enable the use of natural resources available in different geographical areas? आपके हिसाब से अलग अलग जगहों पर पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये आप कर लीजिए। However, the challenge of balancing resources extraction with sustainability remains. Understanding and managing natural resources is valuable starting point, but human knowledge, good governance, and strategic planning determines whether they become lasting benefits or temporary windfall. लेकिन असली जो चैलेंज है ये है कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वे कभी खत्म ना हो और आगे भी काम आए, है ना। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को समझना और ठीक से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इंसानों के पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इनको लेकर, है ना। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो ठीक से काम करे और सोच समझ कर क्या करे, प्लानिंग करे किसी भी चीज़ के लिए, तभी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है लंबे समय तक चलेंगे और हमें फ़ायदा देंगे, वरना कुछ समय में वो उनका फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा और वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आपको इस पेज के लेफ्ट कॉर्नर पे एक वर्ड दिया गया है, उसको रीड करते हैं, उसका मतलब समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस, द डिक्लाइन इन द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि अर्थ पर तरह तरह की जो क्रीचर्स हैं उनके जो नंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, है ना, डिक्लाइन हो रहे हैं। तो हम रीड करते हैं ऊपर, रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज use of natural resources, stewardship, sustaining life on earth requires that we respect nature and use natural resources in a way that enables the restoration and regeneration of renewable resources and the responsible and judicious use of non-renewable ones. इसमें बोला गया है जो अर्थ पर लाइफ बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम नेचर का सम्मान करें और नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें ताकि वो फिर से इस्तेमाल करने के लिए लायक बन सके, है ना, ताकि हम उसको दोबारा रिन्यू करके यूज़ कर सकें। Scientists studying these aspects have warned that the irresponsible treatment of natural resources had led to pollution, biodiversity loss, and climate change, which have been taking place at an increased pace in recent years. जो साइंटिस्ट है ना, उनने हमको एक वार्निंग दी है, बोला है उन्होंने कि नेचुरल रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करने से क्या होता है, पोल्यूशन होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है और क्लाइमेट चेंज भी होता है। ठीक है, और ये जो इतनी सारी जो समस्याएं हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं कुछ सालों से। Restoration and regeneration of renewable resources. Here are two examples of how we are pushing the use of natural resources beyond their capacity to regenerate. यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं जो बताते हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज
का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, है ना? उपयोग कर रहे हैं। Many farmers in our country extract groundwater for irrigation purpose. ठीक है? हमारे देश में बहुत सारे किसान हैं, वो इरिगेशन पर्पस के लिए ज़मीन का पानी नीचे से निकालते हैं, ग्राउंड वाटर। In most states, the extraction rate is greater than the rate at which the water table is replenished. और ज़्यादातर स्टेट्स में क्या होता है, यह पानी जितनी तेज़ी से निकाला जाता है, उतनी तेज़ी से ही दोबारा नहीं भर पाते। Over time, this deficit builds up, leading to higher cost of extraction of groundwater and eventually to its unavailability. ठीक है, धीरे धीरे यह कमी बढ़ती जा रही है, जिससे पानी निकालना महंगा हो जाता है और आगे चलकर पानी मिलना ही बंद हो सकता है। It has been predicted that many of our growing cities will run out of groundwater soon. ये अंदाजा लगाया गया है कि हमारे कई जो ये बढ़ते शहर हैं, है ना, ग्रोइंग सिटीज हैं, वहां पे जल्दी ही जमीन के नीचे का पानी खत्म हो सकता है। Initiatives to raise groundwater levels have been launched to remedy this. और इसको ठीक करने के लिए ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, रीजनरेशन ऑफ पॉन्ड्स एंड टैंक्स, कटिंग डाउन on wasteful consumption of water, processing and reusing water are some of the strategies attempted. पानी जमा करने के पुराने तरीके, तालाबों को दोबारा ठीक करना, पानी की बर्बादी कम करना और इस्तेमाल किए गए पानी को साफ करके फिर से यूज करना, ये कुछ आसान उपाय हैं जो किए जा रहे हैं। Similarly, the improper use of chemical fertilizers and pesticide has lead to soil degradation. इसी तरह से केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके और पेस्टिसाइड का यूज करके क्या हो रहा है, मिट्टी क्या हो रही है, वो खराब हो रही है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कंसीडर्ड सॉइल टू बी पार्ट ऑफ मदर अर्थ। पुराने समय की खेती में मिट्टी को धरती माता का हिस्सा माना जाता था। Practices like the use of cow dung and other natural fertilizers, mulching, multi-cropping and so on enabled holistic soil management. उस टाइम क्या होता था, जो काउ डंक होता था, है ना, और नेचुरल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता था। खेतों के जो घास थे, है ना, उनको क्या करा था, ढका जाता था और एक साथ कई फसलें उगाई जाती थी। इन तरीकों से मिट्टी की अच्छे से देखभाल होती थी। We must learn from these practices and apply them in our current situation to prevent further degradation. We need to replenish and regenerate our soil. हमें इन पुराने तरीकों से सीख लेकर आज के समय में उन्हें अपनाना चाहिए और ताकि मिट्टी और खराब ना हो, है ना, और हमें मिट्टी को फिर से उपजाऊ और ठीक बनाना जरूरी है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड अ केसलेट फ्रॉम पंजाब। A crisis has unfolded in the fertile plains of Punjab, where groundwater resources have been severely depleted. पंजाब की जो फर्टाइल लैंड था, है ना, उसमें एक बड़ी समस्या आ गई है, ठीक है, जहां जमीन के नीचे का पानी बहुत कम हो गया है। पंजाब was home to the Green Revolution that feed a large proportion of our population and contributed to India's becoming self-sufficient in food. पंजाब वह जगह है जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन
हुआ था, जिससे हमारे देश के बहुत से लोगों को खाना मिला और भारत खाने के मामले में खुद पर निर्भर बना। Today, the same state faces issues of sustainability. Nature has been exploited beyond regeneration, at least in the short term. However, this concern is not particular to Punjab, it affects many other states. आज पंजाब भी एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। वहाँ प्रकृति का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है कि अब वह जल्दी से ठीक नहीं हो पा रहा है। लेकिन यह समस्या सिर्फ पंजाब की नहीं है और अलग अदर स्टेट्स की भी है। Modern farming techniques also required the use of chemical pesticides and fertilizers. नई खेती के तरीकों में केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी ज़रूरी हो गया। The combined effect of these factors is the groundwater level in large part of Punjab has been inaccessible till depth of about 30 meters. इन सभी कारणों की वजह से पंजाब के कई इलाकों में जमीन के नीचे का पानी अब करीब 30 मीटर गहराई में पहुंच गया है, जिसे निकालना अब बहुत मुश्किल हो गया है। And the chemical from the pesticides and fertilizers have dissolved in the groundwater causing health hazards. ठीक है, जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर हैं उसमें से जो केमिकल्स हैं वो ग्राउंड वाटर के साथ डिसॉल्व हो चुके हैं, है ना, मिक्स हो चुके हैं, जिससे लोगों की सेहत को नुकसान हो रहा है। ऑलमोस्ट 80% of area of Punjab has been classified as overexploited. In other words, we have drawn water at a rate much greater than at which restoration and regeneration of groundwater is possible. पंजाब में लगभग 80% है ना हिस्से में पानी की जरूरत से ज्यादा उपयोग किया गया है। यानी हमें जमीन के पानी को इतनी तेजी से निकाला है कि वह वापस भर नहीं पा रहा है। We can see that food security was ensured for the short term, but the long term consequences will take time and effort to heal. इससे थोड़े समय के लिए तो खाने की जरूरत पूरी हो गई है, लेकिन आगे चलकर इसके नुकसान को ठीक करना मुश्किल होगा और समय लगेगा। The case of cement. We cannot imagine life without cement. Our houses, schools and hospitals and other buildings, bridges, roads and airports all require cement. सीमेंट के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे घर, स्कूल, हॉस्पिटल्स और अदर बिल्डिंग्स, है ना, ब्रिज, रोड, एयरपोर्ट, इन सब में सीमेंट का यूज हुआ है ना, सीमेंट की जरूरत होती है। The production of cement has been listed as one of the most polluting industries. The process of production releases fine dust that enters our lungs and those of animals, damaging them, settles on leaves of plants, decreasing their yields and cause soil and water pollution too. लेकिन सीमेंट बनाने का काम बहुत प्रदूषण फैलाता है। इससे निकलने वाली बारीक धूल हमारे और जानवरों के लंग्स को नुकसान पहुंचाती है। पौधों की पत्तियों पर जमकर उनकी फसल को कम करती है और मिट्टी व पानी को भी गंदा करती है। क्या पोल्यूट करती है? कौन सा पोल्यूशन करती है? वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। The Central Pollution Control Board has created guidelines for cement factories to ensure that the pollution is minimized or eliminated. इसी वजह से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, उन्होंने एक गाइडलाइंस दी है, उन्होंने क्रिएट करी है, बनाई है, इसके लिए सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए। ठीक है,
क्यों बनाई है? ताकि ये जो प्रदूषण है, ये जो पोल्यूशन है वो कम हो सके और रोका जा सके। In addition, there is a move towards creating alternatives materials that reduce pollution. साथ ही ऐसा सामान बनाने की कोशिश हो रही है जिससे पोल्यूशन क्या हो, कम हो जाए। This includes the use of traditional materials like stones and mud, new plant-based materials, and recycled materials from waste plastic. इसमें पत्थर और मिट्टी जैसे पुरानी तरीके के मटेरियल, पौधे से बने गए नए मटेरियल और प्लास्टिक कचरे से बनाए गए रिसाइकिल्ड मटेरियल शामिल हैं। Traditional materials and methods are being combined with modern technological advances to create new materials that are sustainable. The process of production is less polluting. ट्रेडिशनल मेथड और मटेरियल है ना, इनको कंबाइन करा गया है किसके साथ? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, ताकि उससे क्या हो, एक नया मटेरियल क्रिएट हो, है ना, जो क्या करे, जो कम पोल्यूशन फैलाए। ठीक है, उससे क्या हो, लेस पोल्यूशन हो। प्रोवाइड्स लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड इज डिजाइंड कीपिंग इन माइंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, है ना, और जो वहाँ के जो लोकल लोगों, स्थानीय लोगों, उनको क्या मिले, काम मिले, है ना, वो क्या करता है, काम मिले उनको, और उस जगह के मौसम के हिसाब से होता है। वृक्ष आयुर्वेदा is an ancient Indian botanical science that focuses on the study and care of plants and trees. वृक्ष आयुर्वेदा एशियंट इंडिया का एक ज्ञान है जो पेड़ों और पौधों की देखभाल और उनके बारे में जानकारी देता है। The term comes from Sanskrit, which vriksha meaning tree and Ayurveda meaning the science of health or life or health. ठीक है, ये जो शब्द है ये संस्कृत से वर्ड आया है जिसका मतलब वृक्ष का मतलब पेड़ होता है और आयुर्वेद का मतलब होता है जीवन या सेहत का ज्ञान। This traditional knowledge system dates back several millennia and was formalized in text such as Surpala's Vriksha Ayurveda around the 10th century CE. यह पुराना तरीका हजारों साल पुराना है और इसे करीब 10th सेंचुरी सीई में सुरपालाज वृक्ष आयुर्वेदा की बुक में लिखा गया था। It has elaborate recommendations on the specific plants to be grown on different soil types and provides intricate methods for seed collection, preservation and pre-planting treatments. इसमें बताया है गया है कि किस तरह की मिट्टी में कौन से पौधे लगाने चाहिए, बीज को कैसे जमा करें, कैसे संभालें और लगाने से पहले क्या करें, ये सब तरीके दिए गए हैं। इरिगेशन टेक्निक्स आर elaborately described with recommendations varying according to plant species, growth stage and seasonal condition. पानी देना मतलब इरिगेशन जो होता है, सिंचाई के तरीके भी अच्छे से समझाए गए हैं जो पौधे उसकी उम्र और मौसम के अनुसार बदलते हैं। इट स्पेसिफाइज पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज थ्रू नेचुरल रिपेलेंट्स एंड प्लांट्स दैट शुड बी ग्रोन टुगेदर। इसमें बताया गया है कि कीड़ों से बचने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और कौन से पौधे साथ में लगाने चाहिए। This form of sustainable agriculture promotes practices like crop rotation and mixed cropping to maintain soil health. यह खेती का एक ऐसा तरीका है जिससे मिट्टी की सेहत बनी रहती है, जैसे क्रॉप रोटेशन हो गई, है ना, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गई। वृक्षा आयुर्वेदा also offers advice on proper methods of plowing soil so as to retain soil moisture as well as facilitate
the growth of living organism in the soil like fungi, bacteria and earthworm. वृक्ष आयुर्वेदा यह भी सिखाता है कि खेत को कैसे जोता जाए, है ना, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और उसमें रहने वाले छोटे-छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फंगी, बैक्टीरिया, अर्थवर्म, है ना, वो भी अच्छे से बढ़ सके और मिट्टी को उपजाऊ बना सके। A caselet from Sikkim. Pima's family farm in Sikkim faced declining yield and mounting debts from expensive chemical inputs. सिक्किम में पीमास के परिवार की खेती में फसल कम होने लग गई थी, है ना, और महंगे केमिकल इनपुट्स के कारण उन पे क्या हो रहा था, कर्ज बढ़ गया था। When the state government announced a policy to promote organic farming throughout the state, Pima's family decided to try. जब सरकार ने, है ना, गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही, तो उनके परिवार ने भी इसे अपनाने का फैसला किया। It was not an easy transition. Initially, the yield dropped as the soil was recovering from years of chemical use. शुरू में मुश्किलें आई, फसल कम हुई क्योंकि मिट्टी केमिकल के असर से धीरे-धीरे ठीक हो रही थी। The family switched to compost, prepared natural pest repellents using neem and garlic, and started growing multiple crops across the year. जो उनका परिवार था उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर की जगह कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करा, है ना, नीम और लहसुन से कीड़े भगाने की दवाई बनाई और साल भर अलग-अलग फसलें उगाई। After about 5 years, Pima's farm was thriving. She was able to sell her cardamom, ginger, and traditional vegetables at premium prices. ठीक है, करीब 5 साल बाद पीमास की जो खेती थी वो अच्छे चलने लगी, है ना, वह इलायची, अदरक और पारंपरिक सब्जियां अच्छे दाम पे बेचने लगी। In 2016, Sikkim became a 100% organic state with all of its farmland certified organic. ठीक है, 2016 में सिक्किम पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट बन गया, जहाँ की सारी खेती जैविक तरीके से होती हैं, ऑर्गेनिक तरीके से होती हैं। The effect were transformational. Local biodiversity flourished with beneficial insects and bird returning. इसका असर बहुत बड़ा और सकारात्मक था, है ना, मतलब पॉजिटिव था। आसपास की जो प्रकृति थी वो फिर से जी उठी, फायदेमंद कीड़े और पक्षी लौट आए। Tourism increased as visitors came to see the organic farming model and farmers' incomes grew by 20% on average. ठीक है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग थी उसको देखने के लिए बहुत सारे जो लोग थे, विजिटर थे, वो वहां आए, है ना, और किसानों की जो इनकम थी वो 20% बढ़ गई। Today, Sikkim serves as global model, demonstrating that an entire region can successfully transition to sustainable agriculture practices by improving both ecological and economic outcomes. दुनिया के लिए सिक्किम क्या है, एक उदाहरण बन गया है। क्यों? कि कोई भी राज्य जैविक और टिकाऊ खेती अपनाकर पर्यावरण और आमदनी दोनों को बेहतर बना सकता है। रिस्पॉन्सिबल
and judicious use of resources. In the case of non-renewable, we need to ensure that we use the resources so that they can last long enough for humanity to find more sustainable alternatives. जो चीज़ें दोबारा नहीं बनती है ना, जो नॉन रिन्यूएबल होती हैं, उनका इस्तेमाल हमको समझदारी से करना चाहिए, ताकि वे ज़्यादा समय तक चल सकें और इंसान उनके लिए कोई बेहतर और टिकाऊ तरीका ढूँढ ले, मतलब उनके कोई अल्टरनेटिव्स ढूँढ ले। For example, we need to make the switch to renewable sources of energy for as many purposes we can. जैसे कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ भी हो सके वहाँ बिजली की और ऊर्जा के लिए ऐसे साधनों का इस्तेमाल करें जो बार-बार इस्तेमाल किए जा सकें। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, India's leadership in renewable energy. India and France launched the International Alliance for Solar Energy (IASC) in 2015, a coalition of sunshine-rich countries committed to harnessing solar power. इंडिया और फ्रांस ने 2015 में इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी (IASC) की शुरुआत की। The alliance focuses on countries blessed with abundant sunlight throughout the year. यहाँ उन देशों का समूह है जहाँ पर पूरे साल धूप अच्छी रहती है और जो मिलकर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहते हैं। India has helped channel billions of dollars in solar projects across developing nations, sharing technical expertise and creating affordable financing option. भारत ने कई बार गरीब और विकासशील, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं ना, उनमें सोलर प्रोजेक्ट शुरू करवाने में मदद की। उन्होंने तकनीकी जानकारी दी है और सस्ते लोन का रास्ता भी बनाया है। द भदला सोलर पार्क इन is a symbol of India's solar ambition, demonstrating how a country can transition from traditional energy source to renewable alternatives. जो भदला सोलर पार्क है, भारत की सोलर ऊर्जा की बड़ी सोच का एक अच्छा उदाहरण है। यह दिखाता है कि कोई देश पुरानी ऊर्जा पर निर्भर रहने की जगह नए और साफ स्रोता की ओर कैसे जा सकता है, मतलब दूसरे अल्टरनेटिव्स में कैसे जा सकता है। For India's, this alliance represents both environmental responsibility and economic opportunity. भारत के लिए यह साझेदारी पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी भी है और कमाई का एक मौका भी। Even as we deal with these issues, we must be mindful that the distribution and access to resources, including basic ones like water and clean air, is often unfair to some sections of society. जब हम इन समस्याओं का हल ढूंढते हैं, तब हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पानी और साफ हवा जैसे जरूरी चीजें भी लोगों को बराबर नहीं मिलती हैं। In cities, many areas do not receive adequate and regular supply of drinking water. शहरों में कई जगहों पर लोगों को ठीक से पीने का पानी भी नहीं मिलता है। Air pollution caused by industries and excessive use of fossil fuels affects those who are unable to protect themselves from these hazards. फैक्ट्रीज का जो धुआं निकलता है और जो हम फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है ना। उसका ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है और इसका असर उन लोगों पर ज्यादा होता है जो खुद को बचा नहीं सकते।
We must remember our relationship with nature and act as a steward of natural resources towards restoration, regeneration and sustainability. हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा प्रकृति से गहरा रिश्ता है और हमें उसकी देखभाल ऐसे करनी चाहिए जैसे एक जिम्मेदार रखवाला करता है, ताकि प्रकृति दोबारा से ठीक हो सके, फिर से बढ़ सके और लंबे समय तक बनी रहे। द भगवद गीता refers to लोका संग्रह, the idea that everyone must transcend personal desires and act for the well-being of all. Has the time come for us to consider this seriously? भगवद गीता में लोका संग्रह में बात की गई है, जिसका मतलब है कि हमें अपनी चाहतों से ऊपर उठकर सबकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। ठीक है? क्या अब समय आ गया है कि हम इस बात को सच में मानकर चलें? तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8th सोशल साइंस बुक खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।